देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 9 साल की बच्ची के साथ आरोपियों ने पहले रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने वालों में एक पुजारी समेत 4 आरोपी शामिल हैं। 3 आरोपी शमशान घाट में काम करते थे। हत्या करने के बाद आरोपियों ने माता पिता की अनुमति के बिना और पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 9 वर्षीय बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने से अब स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने लगातार दूसरे दिन कैंट इलाके में सड़क जाम करके हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मंगलवार दोपहर में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे। वहीं इसको लेकर भारी पुलिस बल इस समय मौके पर अलर्ट है। करीब 11 बजे स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के हिरासत में लेकर जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल शव पूरी तरह से जल जाने की वजह से पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आज भीम आर्मी ने भी जबरदस्त तरीके से इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मैं ये समझता हूं कि ये निकम्मी सरकार है। कानून व्यवस्था यहाँ खत्म हो चुकी है। अगर कानून व्यवस्था होती तो देश की राजधानी में अगर बच्चों के साथ ये हो रहा है तो आज समझिए कि देश से बाहर, देश के अंदर जो गांव देहात है वहां क्या क्या नहीं सहते होंगे हम लोग। तो मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को, जो यहीं रहते हैं दिल्ली में, और चंद मुझे लगता है 10-20 मिनट की दूरी पर रहते हैं यहाँ से, उनको आना चाहिए था पीड़ित परिवार के बीच। और ये दिल्ली की हाईटेक पुलिस है, इसका ये हाल है कि वो माँ ने बताया बच्ची की कि उसको पीटा गया जब वो थाने गई। तो पीड़ितों को पीटने वाले के लिए पीट के कौन सा न्याय देंगे? हाथरस का जख्म हरा है और एक और नया जख्म, क्योंकि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये अन्याय बढ़ रहा है। अगर इन पे ठोस कार्रवाई होती तो मुझे लगता है कि आज ये बेटी को ये हमारे बीच से ना जाती, इसको ना छीना जाता। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और इसकी ठोस जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब ये हुआ है, इसमें क्या क्या शव को जला देगा, कैसे क्या प्रूफ करेंगे? यानी कि अपराधी साथी रहे, तो इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए और जिसमें परिवार संतुष्ट और जो संबंधित धाराएं उन पर मुकदमा दर्ज हो, आरोपी जो है उन पर सख्त कार्रवाई हो, वो लोग जेल में रहें और उनको सजा मिले। मेरी मांग है कि उनको तो दिल्ली कैंट थाना इलाके के पुरानी नांगल में 9 साल की एक बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप है कि बच्ची का शमशान घाट के अंदर रेप कर उसे जिंदा जला दिया गया। आरोप है कि शमशान घाट के पंडित के साथ 3 अन्य लोग इस अपराध में शामिल हैं। पुलिस ने हालांकि इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। लगभग 10-10:30 के बीच में मिली थी। लोकल पुलिस की टीम वहाँ पे मौके पे गई थी और सीनियर ऑफिसर्स भी गए थे, इंक्लूडिंग मी एंड माय एडिशनल डीसीपी। और इनिशियली तो क्योंकि इंसिडेंट ऐसा हुआ था तो क्राउड कंट्रोल करने में वक्त लग गया, बट जो बच्ची की माँ है उसको हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लेके उनसे पूछताछ करी और उनको थाने लाया, घाड़स बांधी और उनकी कंप्लेंट के आधार पर इनिशियली जो उनके एलिगेशंस थे उसके आधार पर इनिशियल सेक्शन, इसके बाद जो एक्यूज थे जिन पर उन्होंने शक जाहिर किया था उनको हिरासत में ले लिया गया था और मौके पे फॉरेंसिक हमारी टीम भी पहुंची थी, क्राइम टीम भी पहुंची थी। जिस भी तरह के एस्पर्शंस और एलिगेशंस कास्ट किए जा रहे थे उसके हिसाब से हमारी टीम ने एविडेंसेस कलेक्ट किए, स्वैब्स लिए और नेक्स्ट डे बच्ची की माँ का 164 का स्टेटमेंट भी लिया गया है और फर्दर इसमें SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। कल में यहाँ पे SC/ST कमीशन भी आया था जिसमें हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंजू बाला मैडम और SC/ST कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हलदार साहब भी थे और उनके सामने भी जो पीड़िता है उसने काफ़ी बातें बताई, काफ़ी दिल खोल के बात करी। हो सकता है जज के सामने और हमारे सामने उनको घबराहट महसूस हो रही हो, क्योंकि जिस तबके को बिलोंग करती हैं तो उसमें कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो खुल के बात जब उन्होंने करी तो बात यही सामने आई कि उन्होंने बताया कि जो एक्यूज़ हैं उन्होंने बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है और जिसके आधार पे हम लोगों ने पॉक्सो 376 और 302 जो मर्डर की धारा होती है, डराने धमकाने की 506, वो भी इसमें शामिल कर दी है
और क्योंकि केस लोगों को ये समझाया गया है कि इसमें जो भी धाराएं इसमें अट्रैक्ट होती थी वो लगाई गई है। पॉक्सो लगाया गया है, SC/ST एक्ट लगाया गया है और IPC की अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं और इसकी तफ्तीश एक गजटेड ऑफिसर को दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया है कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोताही नहीं होगी, देरी नहीं होगी और इसमें जितना जल्दी हो सकेगा हम इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके इसमें चालान पेश करेंगे। वैसे भी क्योंकि पॉक्सो लगा है तो हमें इसको 7 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है और मैंने साथ ही साथ लोगों को ये भी अपील की है कि आपके मन में जितने भी शंके हैं उसके निवारण के लिए हम हमेशा आपके सामने हाजिर हैं और उनको ये भी अपील की है कि भी आप अपना यहाँ पर है ये छोड़ दीजिए क्योंकि जो भी इसमें मुनासिब कार्रवाई होनी थी इसमें कार्रवाई है और ये भी आश्वासन दिया है कि इसमें तफ्तीश में पूरी तरह से पूरी सत्यनिष्ठा से जो है ये तफ्तीश। और सर क्या मामला की जांच जो है यहाँ अपने थाने से किसी और यूनिट को दी है क्या? हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट को दे दी है ताकि वो इसके ऊपर फोकस्ड बैनर में तफ्तीश कर सकें और इसको जल्द से जल्द अपनी तफ्तीश को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जा सकें। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे और आम आदमी पार्टी से अकील खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज़ पर। कैप्टन आई सिंह, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। दिल्ली में लगातार ये बात कही जाती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से दिल्ली पर सवाल खड़े होते रहे हैं और अब तो 9 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। सर, ये आपने सुनी होगी खबर, किस तरह से एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। पल्लवी जी, मैं पहले तो उस बच्ची के माँ बाप को प्रभु से यही कामना करूंगा कि उन्हें ये शक्ति दे ये दुख सहने की और जिसने भी किया है, जो भी दोषी है, वो बहुत ही निर्दयनीय का इन्होंने जो कृत्य किया है वो बर्दाश्त लायक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इनके साथ वो सुलूक किया जाए, कानून इनको वो सजा दे कि इनको देख के दूसरे भी इस तरह का कृत्य करने के लिए एक बार डरे। बिल्कुल इनको बख्शा ना जाए। और मैं पल्लवी जी दिल्ली सरकार की कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जब से आई है, आप देखिए कहीं मर्डर हो जाते हैं, कहीं जो है ना रोड पे चलते हुए बलात्कार हो रहे हैं, कहीं आज इस तरह से लड़की को आपने देखा है कि इसके साथ जो पहले रेप हुआ और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा अंकित शर्मा को सरेआम जो है ना चाकू भोंक के मार दिया गया था, उससे पहले भी मारा गया था। तो ये दिल्ली में हो क्या रहा है? केजरीवाल सरकार जब से आई है, ये सरकार बिल्कुल फेलुअर सरकार है। उसका मुख्य कारण ये है कि इसके अंदर शक्ति नहीं है शासन करने की। अगर इनके अंदर शक्ति शासन करने की होती तो ये घटनाएं शायद इतनी संख्या में नहीं होती। थोड़ी बहुत घटना तो सब जगह हो जाती है। जा रहे हैं आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? सर, दिल्ली कोई संपूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, इसमें दिल्ली सरकार क्या करेगी? कानून व्यवस्था अगर दिल्ली में बनाए रखनी है तो उसमें दिल्ली सरकार का क्या रोल है, मुझे ये समझाइए पहले। नहीं, कानून व्यवस्था दिल्ली के हाथ में ही होती है, मगर उन्हें उस तरह से काम करना पड़ता है ना। वो काम तो कर ही नहीं रहे उस तरह से। वो कभी जो है ना पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। वो तो सिर्फ जो है ना इनकी बुराइयां और कमजोरियां निकालने में लगे रहते हैं। सरकार मिल बैठ के चलती है। सरकार अगर वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ आपको चर्चा करना पड़ती है कि हम इसको बेहतर कैसे बना सके, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर बना सके। मगर केजरीवाल को इस बात की फुर्सत ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ पुलिस की कमियां निकालनी है, यहाँ के LG की कमियां निकालनी है, उनसे डेली जो है ना कुछ बहाना लेके लड़ाई लड़ना है। आपके हिसाब से दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की, ठीक है? ये सवाल मैं पूछूंगी अकील खान जी से, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा,
खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब और इस मसले पर जमकर बवाल मचा हुआ है। आज खुद चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकील खान जी का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। खान साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। सर, आप सुन रहे होंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की आपकी भी बराबर जिम्मेदारी बनती है। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि ये अपने खोल से निकल के आए। आपराधिक गतिविधियां हैं, आपकी आपराधिक गैर जिम्मेदारी है ये बीजेपी की, और उसके ऊपर सबसे पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। जिस तरह से उन्होंने माहौल क्रिएट किया, पूरे देश के अंदर अपराध का माहौल क्रिएट किया है, और ये क्रिमिनल निग्लिजेंस के साथ साथ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की। और ये हमारे गृह मंत्री बैठ करके जाकर के विजिट करते हैं, और उसके बाद में पूरे प्रदेशों के बीच में आपस में गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। ये हमारे गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, ये हमारे गृह मंत्री का एक्शन है। और ये दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार जितना उसके पास पावर थी, इन्होंने अभी लेजिस्लेशन पास करके वो सारी पावर एलजी को दे दी है। एलजी साहब क्या कर रहे हैं? और ये जो आपकी पुलिस है, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इनके पास में है, और इन्होंने जो एनवायरमेंट किया है दिल्ली पुलिस को खराब कर दिया। पूरा दिल्ली पुलिस के अंदर इन्होंने आपराधिक रिस्पॉन्सिबल एक्ट करके ना केवल दिल्ली पुलिस, इन्होंने पूरी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके पूरे आपराधिक अपने एजेंडा इसके अंदर दाखिल किया। ये दिल्ली की सरकार जितना अपना काम कर सकती थी उसके भी पर काट करके इन्होंने रजिस्ट्रेशन ला करके एलजी को बना दिया थी। और अभी जब इस तरह की बात हो रही है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं, और ये हो रही है दिल्ली के अंदर, नाक के नीचे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के जो गृह मंत्री बैठे हुए हैं, ये लोग चिकन चंगेजी मटन मुगलाई खा करके क्या कर रहे हैं देश के लिए? ये 60,000 रुपए की जो ईरानी चाय पीने वाले लोग हैं, ये इसी तरह की गतिविधियां करके और इस दिल्ली के अंदर माहौल तो उन्होंने बर्बाद किया, पूरे देश के अंदर माहौल बर्बाद किया, और फिर ऊपर से जिम्मेदारी दूसरों को डाल रहे हैं। मतलब इसके बावजूद भी ये लोग एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, और दिल्ली के अंदर तो इनकी बिल्कुल डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा लेजिस्लेशन पास करके इन्होंने अपने ऊपर सब पावर ले ली है, अपने हाथ पे पावर ले ली है। एलजी कहाँ है? एलजी साहब जरा एयर कंडीशन में बैठ करके क्या करते रहते हैं पता ही है दिल्ली की जनता को। और ये जिस तरह से जो इस तरह का एक्ट हुआ, ये बहुत ही हीनियस एक्ट है, ये बहुत ही गंदा काम हुआ है दिल्ली के अंदर। दिल्ली शर्मनाक हुई है, और उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल निग्लिजेंस और आपराधिक गैर जिम्मेदारी काम, और जिन्होंने टोटल एनवायरमेंट जिस तरह से क्रिएट किया पूरी दिल्ली के अंदर, ये क्रिमिनल एनवायरमेंट क्रिएट करने वाले बीजेपी है। प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और गृह मंत्री जिम्मेदार है इसके लिए। एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तक पूरे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैप्टन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बताइए कैप्टन सिंह। जी, जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी के वक्ता कह रहे थे, इन्हें ये सोचना चाहिए कि आपकी दिल्ली में कोई जिम्मेवारी है कि सिर्फ आप यहाँ भ्रष्टाचार के लिए आए हुए हो। आज जो है ना, जरा सा पानी बरस जाता है तो दिल्ली की सारी रोडें बंद हो जाती हैं, आदमी पानी में डूब जाता है। तो ये भी क्या ना जो है क्या केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है? आप किस लिए हो? आपकी सरकार किस लिए है? अगर आपकी कोई दिल्ली में जिम्मेवारी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। फिर क्यों हो आप, जब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? आप हाथ खड़े कर दो कि दिल्ली हमारे बस की नहीं है। जिस तरह से आपने कोरोना काल में किया था कि पहले कहते रहे कि हमने पूरी स्थिति संभाल ली है, हमने सारी स्थिति संभाल ली है, हॉस्पिटल बना दिए है, सारा कुछ कर लिया है, और जब कोरोना काल आया सेकंड वेव तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली में जितनी महामारी हुई इतनी कहीं नहीं हुई। तब केंद्र ने आके हस्तक्षेप किया और केंद्र ने आके दिल्ली को संभाला। तो ये सरकार है किसके लिए? सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। जहां जरूरत पड़ती है वहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कानून व्यवस्था पे बात कर लें सर। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चियां सुरक्षित रहें, ये जिम्मेदारी किसकी? और प्लीज ये मत कहिएगा कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, फिर तो आपको तुरंत ही अब एक और रिजोल्यूशन पास करके जो है कानून व्यवस्था इनको दे देनी चाहिए। पल्लवी जी, बिल्कुल जिम्मेवारी जो है ना, जितनी केजरीवाल की है उतनी ही यहाँ के जो है ना हमारे एलजी है उनकी है। और इनको दोनों को आप उसमें बैठ के इस बात के लिए कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगी कि हम किस तरह से व्यवस्था संभाले। वो केजरीवाल कभी करते नहीं है क्योंकि वो घमंड में भूले रहते हैं। वो समझते
नहीं, वो तो ये मैं तो दिल्ली का उनके मालिक पास तो लॉजिक है ना सर, उनके पास तो ये लॉजिक है कि हमारे पास तो है ही नहीं कानून व्यवस्था, तो उसमें हम क्या कर नहीं, सकते नहीं, हैं, नहीं, नहीं, उसमें नहीं, हम ये- हस्तक्षेप ये- कैसे कर सकते हैं। और अगर अरविंद ये- केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देगी तो क्या एलजी भी नहीं देंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ। तो क्या इसी तरीके से यहाँ पर रेप होते रहेंगे? आज 9 साल की बच्ची के साथ हुआ है, कल 5 साल की होगा, उसके बाद 2.5 साल की होगा, यही चलेगा दिल्ली में? नहीं, इससे पहले भी देखिए ना दिल्ली में कितने मर्डर हुए हैं, दिल्ली में कितने बड़े दंगे हुए हैं। तो क्या खाली कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है? कानून व्यवस्था के साथ इनको दिल्ली सरकार को मिलकर चलना पड़ेगा ना, अगर अच्छा शासन देना है। ये कह के केजरीवाल बिल्कुल वो नहीं बच अपनी सकते हिस्से हैं की जिम्मेदारी कि सब तय पे- करें। आप अपने हिस्से की तो जिम्मेदारी तय कीजिए सर, बोलिए ना कि हाँ हम लोगों से भी कहीं कमी रह जा रही है जो दिल्ली में हम नहीं, कानून बिल्कुल। व्यवस्था बना नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से दिल्ली पुलिस की कहीं से कहीं कोई कमजोरी नहीं है। दिल्ली पुलिस बिल्कुल तटस्थ है और अपनी बिल्कुल। पूरी ताकत लगा के व्यवस्था संभाल रही है। अगर कहीं हम्म। व्यवस्था बिगड़ती है तो दिल्ली सरकार की बदौलत बिगड़ती है, क्योंकि ये मिल के काम नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ इतना कह के पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा कि पुलिस हमारे अंडर नहीं आती, ये कह के केजरीवाल नहीं बच सकते हो। आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो दिल्ली शासन जो है ना केजरीवाल का है, सरकार उनकी है और वो बच नहीं सकते ये कह के। बताइए अकील खान जी। देखिए मैडम, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके बस की बात नहीं। आप हमें दे दीजिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को, दिल्ली को। मैं गारंटी देता हूँ अरविंद केजरीवाल 1 महीने के अंदर इतने आपराधिक तक है ना, उन सब की नाक बंद करके इनको अंदर कर देंगे। ये बंद हो जाएगा सारा जितना भी ठीक है। क्रिमिनल एक्ट हो रहा है बीजेपी के। आपको पता है सुबह से ही इस मसले पर पूरी दिल्ली में हंगामा हो रहा है। खान साहब, आपको जानकारी होगी कि आज भीम आर्मी के चीफ भी पहुंचे, अब उन्होंने भी प्रदर्शन किया, धरने पर वो बैठ गए। वहां के स्थानीय लोग लगातार धरना दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं, ये घटना आज की नहीं है, ये घटना परसों रात की है, लेकिन आज जबरदस्त बवाल हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल को याद आ रही है, तो उन्हें याद आ रहा है कि अब मुझे पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहिए। इतने 2 दिन में उन्होंने कोई मदद क्यों नहीं की? क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए? जब आपको दिखता है कि इस मसले में अब तो ये तूल पकड़ लिया और अब हमारी वाहवाही हो सकती है, तो हम घुस जाते हैं इसमें। राजन पाल गौतम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर इमीडिएटली विजिट करके उन्होंने पूरा संज्ञान लिया है। और हमारी जो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी संज्ञान लिया और उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और क्या एक्शन ले रहे हैं? कहा है एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताइए, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? एक्शन यही है कि राजन की वेलफेयर मिनिस्टर वहाँ पे विजिट करके उन्होंने बोला कि अगर ये पुलिस जो है, ये भाजपा की पुलिस, जो क्रिमिनल्स के साथ में सपोर्ट करने वाली पुलिस, अगर ये एक्शन नहीं लेती, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तो जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। ये नोट कर लीजिए, ये बीजेपी के जो अपराधी बैठे हैं तब इन्होंने ये रेप किया है और उन्हीं के सलेक्शन में ये भाजपा के जो गुंडे नेता बैठे हुए हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, इनके सलेक्शन में ये सब अपराध हो रहे हैं। और इन्हीं अपराधियों को सेव करने के लिए पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी थी, बाद में करेक्ट की गई रिपोर्ट और अभी इनके खिलाफ कार्रवाई होने की अंदेशा है। इसलिए अभी ये सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गड़बड़ करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने संज्ञान लेकर साफ साफ कहा है कि इसके मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो जाएगी। अगर ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये आप नोट कर लीजिए। अब याद आ रही है अरविंद केजरीवाल को, अब जाकर ट्वीट कर रहे हैं इस मसले पर। छोटी छोटी बातों पर तुरंत ट्वीट करने वाले अरविंद केजरीवाल को 2 दिन बाद ये मसला याद आ रहा है और आज जाकर वे ट्वीट कर रहे हैं। चलिए चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है और एक बात तो साफ है कि महिलाएं और बच्चियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लोगों को कानून का डर ही नहीं है। यहाँ पर सब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि इस तरह की वारदातों को आए दिन अंजाम देते रहते हैं। इसी मसले पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कैप्टन सिंह, आप सारी बातें सुन रहे थे अकील खान जी के, और सबसे बड़ी बात, अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया है, वो अब जा रहे हैं कल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आपका कोई नेता अभी तक क्यों नहीं गया सर? पल्लवी जी, यही तो एक सोचने वाली बात है कि इस घटना को आज 3 दिन हो गए और केजरीवाल आज याद आ रही है। अब आज याद क्यों आ रही, जो आपने कहा वही बात है कि अब उन्हें भीड़
भीड़ तंत्र वहां दिखाई देने लगा है, तो अब वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आज जा रहे हैं। अगर या तो ये कहते हैं कि इनकी सरकार बिल्कुल फेल्यूर है, 3 दिन में इनको खबर नहीं लगी इतनी बड़ी घटना की, कहां सोए थे केजरीवाल, कहां सोई थी इनकी सरकार, कहां थे ये? तो ये बच नहीं सकते सिर्फ इतना कहने से कि पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में नहीं। अरे जो आपके हाथ में है वो आपने कितना संभाला है? आप देखिए दिल्ली का ट्रांसपोर्ट की कितनी बुरी हालत है, जो पुरानी बसें हैं वो आज अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, अंतिम सांसें गिर रही हैं, नई बसें आई नहीं है, बिजली विभाग इनके अंदर है, सोचिए क्या हाल कर रखा है इन्होंने, लूट मची है उसमें, नए मीटर लगाने के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जल विभाग इनके पास है। आपके हाथ में जो है क्या आप वो संभाल पा रहे हैं कैप्टन सिंह? आपके हाथ में जो है उसमें भी आपको जरूरत पड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आपके साथ मिलकर काम करे? केंद्र के हाथ में जो है, केंद्र पूर्ण अपनी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से निभा रही है, बिल्कुल। मगर बात उसमें यह है कि केजरीवाल हमारे साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। आपको तो वो वैसे निकम्मे लगते हैं सर। एक बात बताइए कैप्टन सिंह, आप कितनी बार मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं और जब भी दिल्ली सरकार के बारे में बात होती है आप तो उन्हें निकम्मा ही कहते हैं ना, तो निकम्मों का साथ आपको क्यों चाहिए सर? ये बताइए, आप तो खुद ही अपने आप में सक्षम है, आप तो इतना दम भरते हैं, तो आप अकेले कीजिए ना, आपको क्या जरूरत पड़ रही है केजरीवाल सरकार की? नहीं ऐसा है पल्लवी जी, कुछ जो है ना ये राजनीतिक कुछ मसले होते हैं, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से ना तो केंद्र है और ना ही दिल्ली है, तो दोनों को मिलके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ये कल हाथ खड़े करते लिख के दे दे कि हम कानून व्यवस्था में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, केंद्र संभाले, देखो कल से कितनी बढ़िया हो जाएगी। ये लिख के दे एक बार कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, केंद्र की जिम्मेवारी है, कल से आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। मगर ये पुलिस को भी ठीक से काम नहीं करने देते, उसके ऊपर भी अंगुली उठाते रहते हैं बार बार, पुलिस कमिश्नर को बुरा भला कहते रहते हैं, दिल्ली पुलिस को बुरा भला कहते रहते हैं, दिल्ली पुलिस को पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाते रहते हैं। तो समस्या यहाँ है कि ये सरकार ना तो काम कर रही है और ना ही किसी को करने दे रही है। इनकी निगाह आपके जो विरोधी हैं कैप्टन सिंह, आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, आपके पीठ पीछे आपको बहुत कुछ कहते हैं, आप पर बहुत आरोप लगते हैं, तो क्या केंद्र सरकार काम करना बंद कर देती है क्या? नहीं करती ना। तो ये किस तरह का हस्तक्षेप हुआ कि भाई दिल्ली सरकार तो तंज कसती है, बयान देती है और मोरल डाउन करने की कोशिश करती है पुलिस कर्मियों का, इसलिए पुलिस काम नहीं कर पा रही? ये किस तरह की बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई सर। और आप भी जानते हैं कि किस तरह के नियम बने हुए हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। कैसे कर रही है दिल्ली सरकार हस्तक्षेप, मुझे आप बताइए, आप मुझे यही बताइए अब कि दिल्ली सरकार कैसे हस्तक्षेप कर रही है कानून व्यवस्था में? पल्लवी जी, दिल्ली सरकार को बिल्कुल एलजी के साथ बैठ के चर्चा करना पड़ेगी पूरे लॉ एंड ऑर्डर पे, एक पे नहीं, ऑल जितना दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है सब पे चर्चा करना पड़ेगी कि कहां पर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना फॉलो किया जाए। तो वो जो है ना ये नहीं कर रहे और इसीलिए यहाँ की व्यवस्था जो है ना वक्त वक्त पे। तो एक काम कीजिएगा कि आपके किसी नेता को भेजिएगा इस पीड़ित परिवार के पास और उन्हें जाकर बताइएगा कि माफी चाहते हैं, अगर आपके घर में और भी बच्चियां हो तो उन्हें अंदर ही रखना, क्योंकि अभी हम दोनों बैठकर बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर अभी बच्चियां और लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये आप दोनों को कहना चाहिए। अकील खान जी, आपको भी यही कहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं ना कल, उस परिवार के पास जाकर ये कहिएगा कि हम कुछ नहीं करते सर, क्योंकि हमारे हाथ में तो है ही नहीं, ये तो केंद्र के हाथ में है, तो इसलिए अपनी बच्चियों को, लड़कियों को घर के अंदर रखिए, हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और आप कैप्टन सिंह ये कहिएगा क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल सरकार मिलकर काम नहीं कर रही, इसलिए हम भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कितना अच्छा तर्क आप दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। बताइए खान साहब, आप कहेंगे जाकर अरविंद केजरीवाल को ये मैसेज पहुंचा जरूर दीजिएगा। अकील खान जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। कैप्टन सिंह बताइए, कहेंगे जाकर उनको, ये लॉजिक आप दे पाएंगे? आप खुद सोचिए, इस तरह का तर्क आप दे पाएंगे? हमारी जो जिम्मेवारी है, केंद्र अपना पूरी जिम्मेवारी निभा रहा है, केंद्र कहीं चूक नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से जेएनयू में हंगामा मचा था, वहां देश को तोड़ने के नारे लगे थे, वहां पुलिस गई थी, पुलिस के ऊपर किस तरह से एलिगेशन इन्हीं केजरीवाल ने लगाया था, इनके मंत्रियों ने लगाया था। जब जामिया इस्लामिया में जब हुड़दंग हुआ, वहां बसों को जलाया गया, वहां सरेआम दंगा फसाद किया, इनके मंत्री उसमें शामिल थे। जब पुलिस गई तो पुलिस के ऊपर ही इनके मंत्रियों ने क्या एलिगेशन लगाया कि बसों को पुलिस चला रही थी। तो आप इन चीजों को भी तो लेके चले ना कि पुलिस को ये किस तरह से देखते हैं, पुलिस के ऊपर किस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। उन दंगों में सरेआम इनका मंत्री बसें जलवा रहा था और पुलिस पानी डाल के बुझवाने गई
तो पुलिस के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया। तो आप ये इनकी हरकतें हैं। आप फिर कहते हो कि आप माफी मांगिए। हमारी सरकार और हमारी जो है ना पुलिस पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेवारी से अपना काम कर रही है, आपको मगर ये करने नहीं दे रहे। आपको वो केस याद है सर, तो आपको ये केस भी याद होना चाहिए। शुक्रवार को वीडियो वायरल हुआ है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का, जिसने एक शख्स की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। आपको ये भी याद होगा। फिर आप देख लीजिए आपकी पुलिस किस तरह से काम कर रही है। आप इसका भी जिक्र कर देते कि हाँ ये हमारे पुलिस, और 1 महीने तक उस पीड़ित परिवार को घुमाया गया कि हम जांच कर रहे हैं आपके बेटे की मौत कैसे हुई, और 1 महीने बाद वीडियो वायरल होता है तो पता चलता है कि जो कांस्टेबल जांच कर रहा है उसी ने उस शख्स को मारा और उसकी मौत हो गई, और उसके बाद नहर में लाश बहा दी गई। ये भी बता देते। अभी आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार हस्तक्षेप कर रही है। एक बार फिर से खान साहब हमारे साथ जुड़ गए। अकील खान जी, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं कह रही थी कि अभी जा रहे हैं कल अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलने, तो बोलिएगा जरूर उस पीड़ित परिवार को जाकर कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपकी क्या, हम दिल्ली की किसी महिला, लड़की, बच्ची की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाइए, ये बात कहिएगा जाकर। खान साहब देखिए मैडम, आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल गौतम हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर फॉरेन गए थे वहां पर, और वहां पर उन्होंने संज्ञान लिया पूरी सिचुएशन का। पूरा सिचुएशन देखने के बाद उन्होंने बोला है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं था, और अगर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगा तो जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे। ये वही में उन्होंने बोल करके आए हैं। बीजेपी का कोई नेता और कोई मिनिस्टर कोई नहीं है हमारा जिम्मेदार पर्सन जो ये बोले, क्योंकि इन्हीं की ये कॉन्स्पिरेसी है पूरे दिल्ली के अंदर। ये इनके जो क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं ना, भाजपा के भ्रष्ट भक्त, ये सारे भ्रष्ट वक्त इन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर जो है ना जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है, अपराधी का माहौल है ये, और अपराधियों के हौसले बढ़ाने का सबसे बड़ा काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और यहाँ हमारे बड़े प्रवक्ता जी यही बोल रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है पूरे देश के अंदर, जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है, और ये बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो तो जो है ना वो लल्लू हलवाई की जिम्मेदारी है, उस पूरे इलाके में खाना खिलाता, वहाँ पे मिठाई खिलाता। अरे आपके पास लॉजिक है सर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर अगर हमारे पास पुलिस आ गई, दिल्ली पुलिस 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल ये पूरे क्रिमिनल जो इनकी गैंग पड़ी हुई है, उम्मीद हम बस यही कर सकते हैं कि आप लोग मिलजुल कर दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालिए और खासकर महिलाओं और बच्चियों के लिए इस माहौल को सुरक्षित बनाइए। नहीं तो इसी तरीके से नन्ही बच्चियों के पंख आप ही लोग काट रहे हैं और कोई नहीं काट रहा है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अगली खबर का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अब अवैध शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूबे की शिवराज सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पहले इसके लिए जो अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसके अलावा जुर्माने की जो रकम है उसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस बाबत एक बिल विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाएगा। हाल ही में मंदसौर के अलग अलग इलाकों में जहरीली शराब से लगभग 8 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। शिवराज सरकार के इस चौथे कार्यकाल के करीब 1.5 साल में अवैध शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की तस्करी और उसका अवैध कारोबार रोकने के लिए लक्ष्य से शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त QR कोड वाले होलोग्राम लगाने का भी निर्णय लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले पर खुद सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। आपराधिक गतिविधियां आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित बढ़ रही हैं। उसके लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का आज किया है। हेरिटेज मदरा एक नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है। इसमें जिनकी जान चली जाती है, ऐसी मदरा का सेवन सिद्ध होने पर अभी तक जो 5 वर्ष
अधिकतम 10 वर्ष के कारावार था, उसे आजीवन कारावार किया गया है। मृत्युदंड भी इसमें जोड़ा गया है और 20 लाख तक का जुर्माना, पहले 10 लाख था, उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। इसी तरह से एक उसमें जो एक न्यूनतम 1 वर्ष की सज़ा थी, उसे 6 वर्ष 1 से 6 साल तक की थी कारावास और जुर्माना था, उसे बढ़ा के 10 से 14 साल किया है। ये जो है वो है जो अपमिश्रित अनुपयुक्त मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति जिन्हें हो जाती है, और 10 लाख का जुर्माना। और एक जो अपमिश्रित मिश्रा मदिरा मिल जाती है उसको भी पहले 6 माह से 4 वर्ष था, उसे बढ़ा के 6 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया है। ऐसे अनेक इसमें गंभीर किस्म के हैं। जो अपमिश्रित मदिरा है उसको अनुपयुक्त पाए जाने पर पहले कुल 2 माह से 6 माह तक का था, उसको बढ़ा करके अब 6 वर्ष तक का किया है, 6 माह से। इसी तरह से अपमिश्रित मिश्रा सेवन से शारीरिक क्षति हो जाती थी, वो पहले 4 माह से 4 वर्ष था, उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया है। ऐसे हर श्रेणी के धारा 49 के जो मामले थे, धारा 4 में तो हमारा जो नई हेरिटेज मदिरा है वो लिया है, और 49A में ये 4(1), 4(2), 4(3) में इस तरह के मामले लिए ये हैं, जिससे कि ये अवैध काम करने वाले हतोत्साहित हों। लोगों की जान के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। इसके लिए आबकारी अधिकारी पद को भी अधिसूचित किया करने का इसमें डाला है कि इसके अंतर्गत जो लोग निष्पादन में बाधा डाल देते हैं, बीच में शराब पकड़ने जाते हैं तो हमला करते हैं, उनको भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला आज लिया है। इसी फैसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह लगातार हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए, और राकेश सिंह यादव भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। कैप्टन सिंह, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। एक अच्छा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। अब ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अभी हमने देखा कि करीब 1.5 साल में किस तरह से अवैध शराब के कारण लोगों की मौत हुई है, ये सिलसिला अब थम जाएगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा सकती है। बिल्कुल पल्लवी जी, सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं बिल्कुल ये सराहनीय है। सरकार की इसके ऊपर तारीफ करना चाहिए, क्योंकि अपराधियों को जब तक भय नहीं होता है अपराधी डरता नहीं अपराध करने से। और मध्य प्रदेश में मैंने आज से 1.5 साल पहले भी देखा था, डिस्ट्रिक्ट मुरैना पड़ता है जो चंबल संभाग में आता है, वहां पर इसी अवैध मदिरा से एक साथ 28 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस टाइम पूरा प्रदेश हिल गया था, इतनी ज्यादा मृत्यु हुई थी कि पूरा प्रदेश में त्राहिमाम मच गया था। तो ये उसी चीजों को देखते हुए बीजेपी सरकार ने जो आज फैसला जो दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। मैं तो कहता हूं इस तरह के डिसीजन हर सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि जितने ये 2 नंबर की शराब, जितने ये माफिया है, जो शराब माफिया है, इनके नकेल नहीं डालोगे, इनको इतना डर नहीं होगा कि हमारी जान भी जा सकती है, हमें फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। जब इतना इनके अंदर भय व्याप्त हो जाएगा तब ये गलत काम करने से डरेंगे। हालांकि ये लोग ऐसे होते हैं, इनकी इतनी मोटी चमड़ी होती है कि ये सब चीजें होने के बाद भी काम करते हैं। तो उसके ऊपर शासन अपना काम करेगा और बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर अब कंट्रोल लगेगा, इस पर लगाम लगेगी। जो शासन ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है राकेश जी, आपका भी रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि सूबे में अवैध शराब के कारण होने वाली मौतों के सिलसिले को रोका जाए, आपका रिएक्शन? देखिए, सिर्फ मौतों से पल्ला झाड़ना है, इसमें जिम्मेदारी तय नहीं है। कानून बनाने से अगर अपराध रुकते तो गुजरात इसका उदाहरण है, वहाँ शराबबंदी है। क्या वहाँ शराब नहीं मिलती है? क्या अवैध शराब नहीं बनती है? और बहुत सख्त कानून है जो इन्होंने बनाया, इससे काफी सख्त कानून है। लेकिन नतीजा क्या हुआ है, आज तक उसका रिजल्ट क्या मिला है? तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है कानून तो बहुत बनाती है, महिला अपराध के लिए कानून बना दिया, फांसी पर चढ़ा देंगे, सजा हो जाएगी। महिला अपराध दोगुने हो गए, क्यों बढ़ गए? क्योंकि आपकी जो कानून व्यवस्था है वही ध्वस्त है। इस पूरे कानून में आपने कहीं भी ये तय नहीं करा है कि जो आबकारी अधिकारी है जिसके संरक्षण में शराब बिकती है पूरे मध्य प्रदेश में, उसको क्या सजा दी जाएगी। अभी जितने लोग मारे गए हैं उनको क्या मुआवजा आप दोगे,
और उनके जिम्मेदार जो आबकारी अधिकारी जिनके नेतृत्व में, जिनके संरक्षण में शराब बनती और बिकती है, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? कोई नियम में वो कोई आधार ही नहीं है उन पे कार्रवाई करने का, बल्कि उनको आपने इन कानून बना के छूट दे दी है कि अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, अपना ऑफिस में बैठे रहे, आपको तलाशी लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, ये इस कानून सर, आपकी का दूसरी सबसे बात ज्यादा पूरी दुरुपयोग। सुनेंगे। राकेश जी, आपको रोक रही हूँ, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आबकारी एक्ट में संशोधन किया गया है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है आज की कैबिनेट की बैठक में। मसले पर चर्चा लगातार जारी है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए राकेश जी, अब आपका पूरा जवाब हम लेंगे, बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, इस कानून का जो दुरुपयोग होगा वो आदिवासियों के खिलाफ होगा। इतना बड़ा आदिवासी क्षेत्र है, वहां उनके क्षेत्र में वो घर घर शराब, कच्ची शराब बनाते हैं और उनकी परंपराएं सालों से चली आ रही हैं। वन आदिवासियों की, जंगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं। अब ये कानून बनाने के बाद उसमें आपने ये कोई प्रावधान नहीं रखा है कि ये सभी के लिए एक समान कानून बना दिया है। तो क्या जितने भी आदिवासी उनको आप जेल में डालेंगे? क्या उनको कुचलने का प्रयास है, उनको दबाने का प्रयास है? और इस कानून का कितना दुरुपयोग उन आदिवासी क्षेत्रों में होगा, इसको कौन रोकेगा? इसका कोई प्रावधान इस कानून में है? सिर्फ कानून का धाराएं पढ़ने से सिर्फ आप उसमें फांसी की सजा दे देंगे, आप उम्र कैद की सजा दे देंगे। अगर इससे आपके यहाँ रामराज आना होता तो कभी कभी रामराज को तो महिलाओं के उसमें क्या किया जाए राकेश जी? क्या, हाँ, ये किया जाए कि सरकार जो होती है उसका काम रहता है कानून व्यवस्था लागू करने का। अगर आप फेलियर हैं, अगर आपका आबकारी विभाग किसी काम का नहीं है, वो अवैध शराब पकड़ नहीं सकता है, वो अवैध शराब बेचने, नकली शराब बनाने से रोक नहीं सकता है, तो कानून बनाने से क्या होगा? ये तो कल भी बनती रहेगी। वो जहाँ पैसे मिलेंगे वहां मुकदमा नहीं होगा, जब पैसे नहीं मिलेंगे वहां मुकदमा हो जाएगा। इसमें बारे कौन जाएंगे? वो गरीब आदिवासी, उनको आप जेल में डाल के छोड़ा दोगे। तो ये कैसा कानून है? इसका स्पष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी देना, इससे क्या मिलेगा? बताइए कैप्टन सिंह। पल्लवी जी, कांग्रेस के वक्ता का दर्द अपने आप छलक के बाहर आ गया। जिस तरह की ये राजनीति करते हैं, आपने देखा होगा कि इनकी राजनीति जाति और धर्म को लेकर हरदम चलती है। जिस तरह से इन्होंने कहा आदिवासी, अरे जब गलत काम करने वाला कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए अगर गलत काम करेंगे लिए तो उन्हें गलत काम में छूट नहीं दी जाएगी। जब दूसरे के लिए वो कानून है तो उनके लिए भी सेम वही कानून है। मगर समस्या ये है कि ये हर जगह अपना वोट बैंक ढूंढते हैं। इनकी 16 महीने की सरकार थी मध्य प्रदेश में। मालूम है पल्लवी जी वहां क्या होता था? जी, वहां दारू माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, मिलावटखोर बेकाबू थे। अनाप शनाप वहां जो है ना, बालू माफिया, चंबल नदी, सिंध नदी और भी बेतवा जितनी है, इतना रेत 2 नंबर में निकल रहा था, पूछो मत। इसी तरीके से वहां सरकारी जमीनों पे सरेआम जो है ना कब्जे हो रहे थे और घर मकान बनाए जा रहे थे। और मिलावटखोर, क्योंकि इनकी यहाँ ये है कि सरकार आती है तो ये, और मध्य प्रदेश में तो ये वैसे भी 20 साल के भूखे बैठे थे, तो 16 साल में इनके लोगों ने ये सोचा कि कितना हम मध्य प्रदेश को लूट सकते हैं, लूट ले। और आज बात कर रहे हैं कि कानून, क्योंकि खुद तो कानून कभी बना नहीं सके सख्त कानून, चाहे केंद्र में रहे हो चाहे प्रदेश में रहे हो। केंद्र में रहे तो वहां भी इन्होंने यही किया है, एक पक्ष के लिए जो है ऐसे कानून बना दिए कि उनको कितनी भी गलती कर दे फिर भी बच के निकल जाएंगे। एक पक्ष को ऐसे कानून बना दिए कि वो कुछ भी ना करे तो भी सीधा जेल में जाएगा। तो ये तो इनका शुरू से चल चरित्र चेहरा रहा है कांग्रेस का। ये क्या समझेंगे, इनकी राजनीति ही जाति विशेष पे चलती है। वो दर्द इनका खुल के सामने आ गया कि आदिवासी, अरे भाई कानून सबके लिए है। आदिवासी कोई हमारे हिंदुस्तान से अलग के लोग थोड़े ही हैं, वो भी यही पैदा हुए। जब वो अधिकार उनको सरकार की तरफ से पूरे मिल रहे तो कानून भी उनको बराबर, सबके बराबर मिलेगा। तो कानून में कोई छूट थोड़ी किसी को दी जाएगी। मगर हमारे ये कांग्रेसियों की सोच शुरू से यही रही है, चाहे इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया हो, जो 3 धारा 370 और 35A लगा के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया था और मुस्लिमों के लिए एक स्पेशल आयोग बना के, तो इन्होंने सारी जिंदगी यही किया है।
इनसे बर्दाश्त नहीं होते कि ऐसे कानून बने जिससे जो है ना इस देश के दुश्मनों को जो है ना शक्ति पहुंचे और वो ऐसे काम करने से डरे, वो सोचें कि ऐसा काम करेंगे तो हमें जेल होगी और फांसी भी हो सकती है। तो दर्द इनको वो है कि ये हर जगह अपना वोट बैंक ढूंढते हैं। वोट बैंक ढूंढने की वजह से इन्होंने इतने लूप होल बनाए हैं कानूनों में। देश आजाद हुआ है तब से लेके आज दिन तक की आदमी 302 मर्डर करने के बाद भी बच निकलता है। वो सिर्फ इनकी वजह से। जब देश आजाद हुआ था नेहरू जी थे उस टाइम, और जो संविधान बनवाया गया वो नेहरू जी के सामने बनवाया गया, और वह संविधान में ऐसे लूप होल छोड़े गए कि उसमें हर आदमी कोई ना कोई क्राइम करने के बच निकलने का रास्ता सोच लेता है, क्योंकि वो बनाए कानून ऐसे हैं। तो कांग्रेस हमें जो है ना ज्ञान ना दे, अपना ज्ञान अपने पास रखे। हमें बहुत अच्छी तरह आता है क्रिमिनलों को किस तरह से सुधारना है, क्रिमिनलों को कैसे लगाम डालना है, कैसे उनको रास्ते पर लाना है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। बताइए सर। राकेश जी, अभी आप जो कह रहे थे कि ऐसे तो किसी का, अभी आपने आदिवासियों का जैसे कि उदाहरण दिया, ये तो सर हमेशा रहेगा ना अवेलेबल। ये तो आप कानून नहीं बनाएंगे तो भी उनके खिलाफ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये तो नियत वाली बात हुई ना, इसमें नीतियां कहाँ से बीच में आ गई। अब आप इस डर से कि नहीं इस कानून का तो पालन ही नहीं हो पाएगा तो हम कानून ही ना बनाएं, ये किस तरह की बात हुई? देखिए, कानून बनाना बहुत बड़ी बात थी। मैं वहां से शुरू करता हूं कि ये जो सबसे पहली बात इन्होंने बोली रेत को लेके, तो सारे मध्य प्रदेश में डंपर सिंह चौहान फेमस है पिछले 15 सालों से कि रेत के डंपर सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के चलते हैं, और सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन विदिशा वाले क्षेत्र में होता है। तो ये तो जग जाहिर है, ये तो उनके पहले सवाल का जवाब है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं आदिवासी परिवेश की, शायद इनको ज्ञान नहीं है कि आदिवासी क्षेत्र का परिवेश कैसा होता है, वन क्षेत्र का परिवेश कैसा होता है। शहर में कुर्सी पे बैठ के राग अलापने से आप आदिवासियों की समस्या नहीं समझ सकते हैं। अगर कानून बनाने से किसी समस्या का हल होता तो बहुत सारे कानून अभी तक कांग्रेस बना चुकी होती। दूसरी बात, आप तो अंबेडकर साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो कानून बनाए वो सब खराब थे। तो आपके आरएसएस कानून बनाएगी क्या? कौन बनाएगा? वीर सावरकर बनाएगा क्या? ठीक है, और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और चलिए अब आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज वो एक दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि वो वैक्सीनेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है। इस तरह से श्रावस्ती के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहे हैं। अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारण कई लोगों की मौत हुई है। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस पूरे मसले पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अब अवैध शराब बेचने वालों के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। हमारे साथ लगातार कैप्टन सिंह जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अपना पक्ष रखने के लिए। सर, आप सुन रहे होंगे लगातार ये बातें कही जाती हैं कांग्रेस की तरफ से कि कानून बनाने से क्या होगा। कई बार ये बात समझ में नहीं आती है कि जब सरकार की तरफ से कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो विपक्ष साथ क्यों नहीं देता। जी बिल्कुल पल्लवी जी, यही तो हमारे देश की जो है ना बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस ने जिस दिन से कांग्रेस मतलब देश आजाद हुआ है तब से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांतों में हो। जब केंद्र में शुरू में इनकी सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम एक आध ही स्टेट छोड़ के बाकी टोटल स्टेटों में सरकार कांग्रेस की थी। और सीएम भी जो वहां बनाए गए थे वो नेहरू जी के चहेते बनाए गए थे, जो उनके लिए हर तरह से एक दरबारी का काम करते थे। तो फिर उस टाइम कानून भी उसी तरह से बनाए गए। हमारे मित्र ने अभी एक कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के कानून पे जो है ना अंगुली, अरे बाबा साहब तो उस कमिटी के सदस्य थे, पूर्ण रूप से उन्होंने नहीं बनाया था, उसमें बहुत सारे सदस्य थे और नेहरू जी तो उसमें मुख्य थे। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बाबा जी ने बना दिया उसमें आप उंगली उठा रहे। आप अपने कारनामों को छुपाने के लिए
इधर उधर ना भागा करें। आज जो कानून सरकार आपके हमने 2500 कानून तो वो खत्म किए हैं आगे केंद्र में कि जिनकी जरूरत ही नहीं थी। पल्लवी जी, मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि केंद्र में जो लुटियन जोन है, वीवीआईपी जोन है, और यहाँ 2500 सरकारी बंगले अगर उनको आज की तारीख में रेंट पे दिया जाए तो एक एक बंगले का किराया बैठेगा 1-1 करोड़ पर मंथ। और ऐसे बंगले 1500 जो है ना, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को दे रखा था जो सिर्फ इनकी भाव करने वाले थे, चाहे उसमें कुछ इनके कहते हैं चाटुकार पत्रकार मान लो, ऐसे बहुत लोग थे। 1500 बंगले दे रखे थे। तो इस तरह का इन्होंने शासन चलाया है। आज इनको वही पीड़ा हो रही है कि हम देश आज साफ सुथरा शासन चलाना चाह रहे हैं और इस तरह के लोगों को बिल्कुल देश की जो है ना अर्थव्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, उसके दायरे में उन्हें लाना चाह रहे हैं। जो कुछ ना कुछ बहाना लेके बच जाते थे, अब वो नहीं बच पाएंगे। तो वो इनको दर्द हो रहा है। ठीक है सर, क्योंकि शुरू से इन्होंने जाति धर्म देख के राजनीति करी है और अपना वोट देखा है। आज भी राहुल गांधी कर रहे। आप देखिए कि अभी उसमें राजस्थान में एक वाल्मीकि लड़का को खुलेआम रोड पे पीट पीट के मार डाला गया। न राहुल गांधी ने ट्वीट किया, न प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, और ना ही वहां की अशोक गहलोत सरकार ने कोई उस पर हस्तक्षेप किया। और यही जब बीजेपी शासित हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बताइए सर। तो इनकी राजनीति इस तरह की है कि जाति धर्म देख के पल्लवी जी राजनीति करते हैं। अगर बीजेपी का ये बीजेपी के लिए सब बराबर है। हमारे प्रधानमंत्री का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर हम विकास भी करते हैं तो उसमें सारे धर्म, सारे मजहब, सारी जाति सबके लिए बराबर होता है। और सब तो इनका धर्म देख के होता है। इन्होंने आज दिन तक, जैसे इनके प्रधानमंत्री आपने देखा होगा, मनमोहन सिंह ने बड़े उपाय में कहा था कि जितने भी हिंदुस्तान के जो समुदाय हैं, जो यहाँ के सुविधाएं हैं, उन पे पहला अधिकार एक जाति विशेष का नाम लेके कहा था। मैं नहीं नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि वो दुनिया जानती है। तो इन्होंने शुरू से ये हमें क्या पाठ पढ़ाएंगे? तभी तो सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब जो ये कानून लाया गया है, जो संशोधन की बात कही गई है, इसका असर वाकई में नजर आए। क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से अवैध शराब के कारण लोगों की जान बहुत ज्यादा जा रही है और पिछले 1.5 साल का तो रिकॉर्ड सामने आया है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस मंशा के साथ सरकार ने ये कदम उठाया है, उनकी ये मंशा जरूर सफल हो। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोरोना की स्थिति खबरनामा, खबर से असर तक।